नमस्कार भाई। तो देखो, हमने प्रॉफिट लॉस की 2-3 क्लासें पढ़ ली थी। आज अपना प्रॉफिट लॉस का अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। देखो भाई, अपने पास सवाल है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों पर 20% लाभ होता है। पहली वस्तु पे लाभ की गणना सीपी पे होती है, दूसरी पे लाभ की गणना एसपी पे होती है। लाभ का अंतर 35 रुपए। तो अपने को ये बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य चाहे पहली वस्तु का पूछ ले चाहे दूसरी वस्तु का पूछ ले, क्यों? क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य है वो आपस में क्या है, सेम। अब एक बात समझो भाई, देखो अब एक चीज वैसे में हमने पिछली क्लास में जो फर्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ी भी थी कि जब वो ये कहता है ना लाभ की गणना सीपी पर होती है, तो इसका मतलब मान लो अगर 20% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब 1/5 हो गया, तो 5 सीपी हो गया, एक क्या हो गया अपना लाभ हो गया। लेकिन अगर वो ये कहता है लाभ की गणना एसपी पे होती है तो 20% का मीनिंग तो 1/5 ही है, लेकिन यहाँ पे 5 क्या हो गया, एसपी हो गया, और 1 का क्या हो गया, लाभ। ठीक है, देखो समझने एक चीज क्या है कि पहले इसको देख लेते हैं, एक सवाल बनता कैसे है, उसके बाद अपना दूसरे तरीके से देख लेंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे। अगर हम 20% की बात करें तो पहली वस्तु पे भी 20% का प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पे भी 20% का प्रॉफिट है। तो पहली वस्तु का अगर सीपी 5 हो जाएगा तो एसपी 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20% का मीनिंग 1/5 हो गया, और 5 हो गया सीपी, और 1 का हो गया प्रॉफिट। तो 5 रुपए में कोई चीज खरीद दी, 1 रुपए में बेच दी, तो 5 की चीज 6 में बिक गई। अगर यही बात दूसरी वस्तु पे अप्लाई करें तो 20% का मीनिंग तो 1/5 ही है, लेकिन अब 5 क्या है, एसपी। अगर 5 एसपी है तो 5 में कोई चीज बेच के आए, 1 का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने की होगी, 4 की। अब उसने कहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखो पहली लाइन लिख रखी है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, और अगर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो ये चीज बराबर करनी पड़ेगी। एक 6 है, एक 5 है, तो ऊपर किससे गुणा कर देते हैं, 5 से, और नीचे 6 से। अगर आप ऊपर 5 से गुणा कर देते हो तो ये 25, और ये कितना हो गया, 30। नीचे 6 से गुणा कर देते हो, ये हो गया 30, और ये हो गया 24। अब देखो भाई, उसने कहा लाभ का अंतर 35 है, तो दोनों वस्तुओं पे लाभ का अंतर 35 है, तो पहली वस्तु पे लाभ कितने का हो रहा है, 5 का, और दूसरे पे कितने का हो रहा है, 6 का। भाई 25 की खरीद के 30 की बेची जा रही है, दूसरी 24 की खरीद के 30 की बेची जा रही है, तो यहाँ प्रॉफिट 5 का हुआ, यहाँ प्रॉफिट 6 का हुआ। तो इस प्रॉफिट का जो डिफरेंस आ गया वो तो 1 आ गया, और 1 की वैल्यू कितने रुपए दे रहा है, वो 35 रुपए। उसने पूछा विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है, 30। 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 35, 1050 रुपए होगी कि नहीं होगी, 1050 रुपए आ गया, कहीं आगे सवाल का। ठीक है, एक चीज तो होगी ये, इससे आप सवाल को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल अपने आसानी से हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, देखो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। पहली वस्तु पे लाभ की गणना सीपी पे होती है, तो अगर हम पहली वस्तु का सीपी 100 मान के चले तो एसपी 120 हो गया। अब एसपी 120 हो गया क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ था सीपी पे। तो एक बात बताओ भाई, दूसरी वस्तु का एसपी भी 120 ही होगा, नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये बात उसने कह रखी है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, वो समान है। लेकिन वो कहता है पहली वस्तु पे प्रॉफिट जो काउंट हुआ था ना वो सीपी पे हुआ था, दूसरी वस्तु पे 20% एसपी पे काउंट हुआ है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ तो प्रॉफिट 20 आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे 120 का, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि 100 की चीज 120 की बिक्री है, तो यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हो गया। उसने कहा दोनों का एसपी सेम है, तो दूसरी का एसपी भी 120 है, लेकिन दूसरी पे 20% का प्रॉफिट हुआ था ना, वो एसपी पे हुआ था। तो अगर एसपी पे 20% का प्रॉफिट हुआ था, तो आप एक बात बताओ, 120 का 20% 24 हो गया कि नहीं हो गया? अगर 120 का 20% 24 हो गया तो लाभ का अंतर कितने का हो गया, 4 का। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी कि नहीं होगी? उसने पूछा है अपने से कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब विक्रय मूल्य कितना है हमारे हिसाब से यहाँ पे 120, तो 4 की गुणा किससे कर दोगे, 30 से। 120 हो गया, तो इधर भी किससे कर दोगे, 30 से 120, और 35 की गुणा 30 से होगी, तो अपना आंसर वही आ गया कि नहीं आ गया, 1050। समझ में आई कि नहीं आई? कोई क्या है, देखो एक बार फिर समझ लो। उसने कहा दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों पे 20% प्रॉफिट है। पहली वस्तु पे प्रॉफिट काउंट होता है सीपी पे, दूसरी वस्तु पे एसपी पे, लाभ का अंतर 35 है। सीपी बताओ। आप एक बात देखो, यहाँ पे अपना 5 से 6 हो गया था, यहाँ 4 से 5 हो गया था। उसने कहा एसपी सेम था, एसपी हमने सेम कर लिया, तो यहाँ पे लाभ 5 का आ गया, यहाँ पे लाभ 6 का आ गया, डिफरेंस 1 का हो गया। 1 की वैल्यू 35 होगी, तो 30 की वैल्यू होगी 1050। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि अगर हम पहली वस्तु का सीपी 100 मान लें तो एसपी 120 हो जाएगा, तो दूसरी वस्तु का एसपी 120 हो गया, ऑटोमेटिक अपने आप 120 हो गया। अगर ये 120 हो गया तो यहाँ तो प्रॉफिट 20 का है, लेकिन यहाँ 120 में प्रॉफिट काउंट हो रहा था एसपी पे, तो 120 का 20% आ गया 24, तो प्रॉफिट का डिफरेंस 4 का हो गया। 4 की वैल्यू 35, 30 की वैल्यू कितनी होगी, 120, और यहाँ पे कितना आ गया, 1050। ठीक है भाई, आगे बात समझ में कर लोगे? ठीक है, तो ये सवाल आ गया समझ में।
ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है अपने पास कि इसी पैटर्न के ऊपर हम एक दूसरा सवाल करते हैं अपना। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो उसने दे दिया अपने से कि एक आदमी, उसने अपने से ये दे दिया कि एक आदमी 1800 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचता है, प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचता है। ठीक है, सेम एज इट इज सवाल है। पहली वस्तु पर लाभ की गणना सीपी पे होती है और दूसरी वस्तु पे लाभ की गणना एसपी पे होती है। लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे कि एक आदमी 1800 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचता है। पहली वस्तु पे लाभ की गणना सीपी पे होती है, दूसरी वस्तु पे लाभ की गणना एसपी पे होती है, और दोनों पर जो प्रॉफिट होता है वो 20% का प्रॉफिट होता है। दोनों वस्तुओं पर 20% का लाभ होता है। और इसने अपने से पूछ लिया कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताओ क्या होगा, क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, सीपी का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब देखो भाई सेम वही सवाल है। उस सवाल में क्या था कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, इसने क्या दे दिया 1800 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। बात तो वही है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है कि नहीं है। अगर 1800 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेच रहा है तो इसका अर्थ तो वही हो गया, पहली वस्तु भी 1800 की बेची और दूसरी वस्तु भी 1800 की बेची। तो देखो आप सवाल को कैसे करोगे, अगर दोनों पर 20% प्रॉफिट होता है तो वही सेम एज इट इज। पहली वस्तु 20% का मीनिंग 1/5, तो पहली वस्तु का सीपी 5 एसपी 6, और दूसरी वस्तु पे अगर 20% की बात है तो एसपी कितना हो गया 5, तो सीपी कितना हो गया 4। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे एक चीज समझने की है कि यहाँ 5 से 6 हुआ, यहाँ 4 से 5 हुआ, लेकिन 1800 रुपए प्रति वस्तु का मतलब ये है पहली वस्तु भी 1800 की, दूसरी वस्तु भी 1800 की, तो दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो तो बराबर है। आप उसको बराबर करने के लिए ऊपर कितने से गुणा कर दो 5 से, नीचे कितने से कर दो 6 से। ऊपर 5 से गुणा करोगे 25 30, नीचे 6 से गुणा करोगे 24, और ये हो गया 30। अब एक बात देखो यहाँ पे कि सीपी का डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट डिफरेंस आ गया कि नहीं, सीपी का डिफरेंस 1 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया। अगर सीपी का डिफरेंस आपका 1 यूनिट आ रहा है यहाँ पे, तो आप एक बात बताओ, 1 की वैल्यू तो अपने को फाइंड आउट करनी है, और 30 की वैल्यू 1800 रुपए सवाल में दे रखी है, नहीं दे रखी। चाहे पहला एसपी ले लो चाहे दूसरा एसपी ले लो, 1800 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची थी कि नहीं बेची थी। अगर 1800 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची थी तो 30 की वैल्यू 1800 होगी, तो 1 की वैल्यू 60 रुपए आ गई कि नहीं, 1 की वैल्यू 60 रुपए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सवाल का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का जो अंतर हो गया, वो कितना आ गया अपने पास। तो भाई 30 की वैल्यू 1800 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितने रुपए हो जाएगा 60 रुपए हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात भाई। दोनों का एसपी हमने सेम कर लिया, तो सीपी का डिफरेंस कितना आ गया 1 का आ गया। 1 की वैल्यू अपने को चाहिए थी, और हमने देखा कि 1800 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है, तो दोनों वस्तुएं 1800 की अलग अलग बेची, तो 30 की वैल्यू 1800 रखी थी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब जैसे पिछले सवाल में किया था ना एज इट इज, वैसे देखो, अगर आप पहली वस्तु का सीपी 100 मान लेते हो तो एसपी 120 हो गया। अब दूसरी वस्तु का एसपी तो 120 ही होना है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर दे रहा है। लेकिन एक बात बताओ आप कि दूसरी वस्तु पे तो 120 एसपी तब आया जब इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 120 का 20% 24। अगर 120 का 20% 24 है तो इसका सीपी 96 रहा होगा, नहीं रहा होगा। अगर इसका सीपी 96 रहा तो अब एक बात है समझने की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आप एक बात देखो, यहाँ सीपी का डिफरेंस कितने का है, यहाँ सीपी का डिफरेंस 4 का है कि नहीं। अगर यहाँ सीपी का डिफरेंस 4 है और उसने पूछा है सीपी का डिफरेंस बताओ, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताओ, तो आप एक बात बताओ, ये भी 120 ये भी 120। अब हम 120 की वैल्यू 1800 रुपये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 120 की वैल्यू 1800 रुपये होगी, तो 1 की वैल्यू 1800 बटे 120 होगी कि नहीं होगी। और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए 4 की, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का। तो भाई 1 की वैल्यू हो गया 1800 बटे 120, तो अपने को दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो किसकी वैल्यू चाहिए 4 की। तो गुणा किससे कर देंगे 4 से, ठीक है। ये कितने पे काट देगा 30 पे, ये 0 से 0 कट गया, और सवाल का आंसर कितना आ गया 60। इसका मतलब दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर वही 60 रुपये हो गया। क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 100 की चीज़ मान ली हमने, पहली वस्तु का सीपी 100 मान लिया, तो 120 होगा। तो यहाँ तो 120 ही आना था, यहाँ तो 120 ही आना था, लेकिन इस 120 में 20% का प्रॉफिट 120 पे हुआ था, तो 120 का 20% 24, तो इसका मतलब इसका सीपी 96 रहा होगा।
इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, सीपी का 4 का। तो 120 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू 1800 बटे 120, 4 की वैल्यू के लिए गुणा 4 कर दिया, सवाल का आंसर कितना आ गया 60 रुपये। क्लियर होगी भाई बात, ठीक है। तो ये दोनों सवाल सेम पैटर्न के ऊपर थे, मेरे हिसाब से आगे होंगे समझ, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद अगला सवाल करते हैं। देखो भाई अपने पास एक सवाल है कि किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 900 रुपये कम में खरीदा जाता तथा 900 रुपये कम में बेचा जाता तो 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो यहाँ पे 5% अतिरिक्त लाभ होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अब लाभ 30% होगा, क्योंकि 25% तो ऑलरेडी हो ही रहा था। और जब वो चीज़ 900 रुपये कम में आएगी, 900 रुपये कम में जाएगी तो 5% फालतू लाभ होगा, 30% का लाभ हो जाएगा। और अपने ये बताना वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, इनिशियल सीपी क्या होगा। देखो भाई इस सवाल को करने के 3 तरीके होते हैं और इसके ऊपर 4-5 टाइप के सवाल बनते हैं। सारे सवाल अपने को आने चाहिए। पहले इस सवाल को कंसेप्चुअली समझते हैं, उसके बाद ये देखेंगे इसको शॉर्टकट कैसे होगा, और उसके बाद एक तरीका और देखेंगे। देखो भाई अगर 25% का लाभ होता है तो 25% का मतलब 1/4 हो गया। तो 1/4 हो गया तो CP1 और SP1 का रेशियो जो हो गया वो 4x और 5x हो गया कि नहीं होगा भाई। 4:5 हो गया तो हमने इसको क्या मान लिया, 4x और 5x मान लिया कि 4x में वो खरीदी गई, 5x में वो बेची गई। अब वो क्या कर रहा है अपने से, अगर इसको 900 रुपये कम में खरीदा जाता तो आप एक बात बताओ, जो CP2 हो गया वो 4x माइनस 900 रुपये हो गया कि नहीं होगा। CP2 4x माइनस 900 हो गया और SP2 जो हो गया वो 5x माइनस 900 रुपये हो गया कि नहीं होगा। 900 रुपये कम में आ गई चीज़ 4x माइनस 900, 900 रुपये कम में चली गई चीज़ 5x माइनस 900। लेकिन जब ऐसा हुआ ना तो प्रॉफिट 5% फालतू हो गया। प्रॉफिट 5% फालतू होने का मतलब प्रॉफिट 30% हो गया, और 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब अब जो सीपी होगा ना, अगर वो 10 होगा तो वहाँ प्रॉफिट 3 का होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि CP2 और SP2 हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे CP2 और SP2 का जो रेशियो हो गया वो 10:13 हो गया। भाई CP 10 का है, 3 का प्रॉफिट हो गया, SP 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर ये 10:13 हो गया तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4x माइनस 900 बटे 5x माइनस 900 बराबर कितना आ गया 10/13 आ गया। CP1 ना सॉरी CP2 SP2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 13 चौके 52, 13 निम्न 117, 5 गुणा 10 50 और 9 की गुणा 10 से हुई 9000। ठीक है, 50x को इधर लेके आगे कितने हो गए 2x, 11,700 को उधर लेके गए प्लस के हो गए, प्लस के कितने बच गए 2700। x की वैल्यू कितनी आ गई 1350। भाई 13 दूनी 26, 50 दूनी 100, 1350 हो गया, 2700 का था। अगर x की वैल्यू 1300 आ गई तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1350 गुणा 4, 13 चौके 52 और 50 के 200, 5200 और 200 कितने हो गए 5400। सवाल का आंसर कितना हो गया, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए था 5400 रुपए। ये जो चीज समझाई ना भाई आपसे, ये जो बिल्कुल बेसिक चीज होती है वो चीज समझाई। ठीक है, सवाल में कुछ भी समझ में ना आए तो लगाना है ये, अदरवाइज आपको इसको लगाने की जरूरत कभी पड़ेगी। आपको सवाल कैसे करना है, किस हिसाब से करना है वो चीज समझो। अब देखो एक तरीका और बताता हूँ मैं, वो केवल और केवल इसी सवाल में लगेगा। इस सवाल में लगने का मतलब क्या है कि वो कहाँ लगेगा, जहाँ जितने रुपए कम में खरीदा गया उतने ही रुपए कम में बेचा गया। अगर 900 रुपए कम में खरीदा जा रहा है तो 900 रुपए कम में बेचा जा रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि जहाँ पे जितना कम सीपी होगा उतना ही कम एसपी होगा। कैसे लगेगा देखो, शुरुआत में 25% प्रॉफिट था, 25% का मतलब था 1/4। अगर 1/4 था तो 4 की चीज कितने में बिक रही थी 5 में। बाद में 30% प्रॉफिट हो गया, 30% का मतलब हो गया 3/10। 10 की चीज कितने में बिक रही है 13। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3 का है। ये चीज तो आप बहुत बराबर करते हो, 13 के गुणा 5 से कर दे, 5 के गुणा 13 से कर दे। लेकिन जब डिफरेंस बराबर करना हो, डिफरेंस क्यों बराबर करना है, जितने रुपए कम में आई थी उतने रुपए ही तो कम में गई है। भाई एक चीज 100 की खरीदी और 150 की बेचती, प्रॉफिट 50 रुपए हो रहा है। अगर हम इस चीज को 20 रुपए कम में खरीदते तो 80 में खरीदते और 20 रुपए कम में बेचते 130 में बेचते तो प्रॉफिट 50 का था कि नहीं था। ये बताओ मेरे को, ये डिफरेंस सेम है कि नहीं, 100 का 150 का 80 का 130 का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस सेम है, 4 का 5 का डिफरेंस 1 है, 10 का 13 का डिफरेंस 3 है। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, 900 रुपए कम में आई थी 900 रुपए कम में ही गई है। भाई 20 रुपए कम में आया था 20 रुपए कम में ही गया, तो डिफरेंस सेम रहा नहीं रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो डिफरेंस है, नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर गुना, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे गुना। आप एक बात बताओ,
4 और 5 का डिफरेंस 1 है, नीचे गुणा करोगे कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन 10 और 13 का डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो जब इसको ऊपर गुणा करोगे तो 4 3 12 और 5 3 15, बताओ बराबर हो गया। 12 और 15 का डिफरेंस कितने का है? 3 का। 10 और 13 का डिफरेंस कितने का है? 3 का। क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात? अच्छा, 12 की चीज अब 10 में आ रही है और 15 की चीज अब 13 में जा रही है, कितनी कमी हो रही है? 2। कोई सा भी 2 ले लो, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 रुपये होगी कि नहीं होगी? अगर 2 की वैल्यू 900 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 450 होगी कि नहीं होगी? और अब इनिशियल पे कितना है? 12। 12 चौके 48, 4800 तो सीधे सीधे ये होगे, और 50 की गुणा 12 से करोगे तो 600 ये हो गए। 4800 और 600 कितने हो गए? 5400। ये सवाल का आंसर होगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल। आपको ये चीज कब लगानी है? ये चीज तब लगानी है जब जितने रुपए यहाँ पे हो उतने ही रुपए यहाँ पे हो, मतलब जितने रुपए कम की चीज आए उतने रुपए कम की जाए, तो ये डिफरेंस क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। ठीक है। अब 1 मिनट सपोज करके चलो कि यहाँ ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा तो वहां पर आप क्या करोगे? वहां पे आपको सवाल कैसे करना है? देखो ये चीज फिर अब जो समझ रहे हैं ना, ये चीज किसी भी सवाल में लगा लेना, यूनिवर्सल चीज है, हर सवाल में लगेगी। कैसे लगेगी? 25% का मतलब 1/4। 4 की चीज कितने की होगी? 5 की। और लास्ट में 5% का प्रॉफिट हुआ और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? 30%। 10 की चीज कितने की होगी? 13 की। कितने रुपए कम में खरीदी थी? 900। और कितने रुपए कम में बेची है? 900। देखो दोनों चीज कम हो लिख दो, दोनों चीज ज्यादा हो लिख दो। जब एक चीज कम और एक ज्यादा हो तो कम हो उसके सामने माइनस और ज्यादा हो उसके सामने प्लस। ठीक है, तब ये चीज ध्यान रख लेना। अदरवाइज ये मेथड किसी भी सवाल में लगा लेना। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है। कैसे लगता है? 13 चौके 52 और 10 5 50। डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। मैं 13 चौके 52 और 10 5 50, डिफरेंस 2 का आ गया कि नहीं आ गया? डिफरेंस 2 का। 13 गुणा 9 11,700, भाई 13 निम में 117 और 2 जीरो लग गया पीछे। 9 गुणा 10 9000, डिफरेंस कितने का हो गया? 2700 का। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1350। चाहिए किसकी वैल्यू? इनिशियल सीपी 4 का। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 5400। सवाल का आंसर 5400 आ गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? 3 चीजें बता दी आपसे। ठीक है, कहाँ क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, आप आसानी से सवाल को कर सकते हो, इजीली आप सवाल को बढ़ा सकते हो। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक ऐसा ही सवाल और करते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें अपने को क्या करना है कि ये 900 है ना, ये कम नहीं रहेगा। देखो भाई इस सवाल में क्या है कि किसी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा जाता है, 20 रुपए कम में खरीदा जाता है, 10 रुपए कम में बेचा जाता है, तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। तो अपने क्या बताना है? वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। अब पिछले सवाल में क्या था? यहाँ 20 और 20 होता तो दूसरे वाला मेथड लगा देते, डिफरेंस सेम कर लेते। लेकिन 20 रुपए कम में गई, 20 रुपए कम में आई और 10 रुपए कम में गई। तो अब क्या करना है आपको कि 25% का प्रॉफिट है, तो 25% का मीनिंग तो वही हो गया 1/4। तो एक तरीका तो वही हो गया 4x - 20 और बटे 5x - 10। भाई 20 रुपए कम में खरीदेगी, 10 रुपए कम में बेचेगी, तो ऐसा करने से 5% अतिरिक्त लाभ हुआ तो 30% हो गया, और 30% का मतलब हो गया 3/10, तो ये हो गया 10/13। तो यहाँ से हम अपना सोल्व करके 13 चौके 52x माइनस 13 दूनी 26 260 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50x - 100, तो ये हो गया 2x की वैल्यू 160 है। तो 2x की वैल्यू 160 है तो अपने को 4x की चाहिए, तो गुणा 2 गुणा 2 16 दूनी 32 320 रुपये आ गया। ठीक है, एक चीज तो ये हो ही गई अपनी, इससे तो कोई इशू है ही नहीं। सेकेंड थिंग क्या है? दूसरी चीज क्या है जो लास्ट में मेथड समझाया था वो 25% का मतलब 1/4, तो 4 से कितना हो गया 5, और लास्ट में प्रॉफिट हो रहा था 5% ज्यादा, तो 5% ज्यादा हो रहा था, 10 से कितना हो गया 13, और 20 रुपए कम में खरीदी थी और 10 रुपए कम में बेची। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13 चौके 52 10 5 50, डिफरेंस कितने का आ गया 2 का। ठीक है, 20 की गुणा 13 से हुई कितना हो गया 13 दूनी 26 260, 10 की गुणा 10 से हुई 160, 2 की वैल्यू होगी 160 रुपये। अगर 2 की वैल्यू 160 होगी तो 2 चीजें 160 रुपए की आती हैं, तो 4 चीजें कितने की आएंगी 320 रुपए की आएंगी, और ये क्या हो गया सवाल का आंसर। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, जब दोनों बार कम हो या दोनों बार ज्यादा हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो कहे एक बार कम में एक बार ज्यादा में, तो कम हो वो माइनस, ज्यादा हो प्लस, ये चीज आपको समझाई रखी है। जो चीज घटेगी वो माइनस की होगी, जो चीज बढ़ेगी वो प्लस की होगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने सवाल का आंसर। तो ये अपने पास 320 रुपये आ गया, तो ये 2 कंसेप्ट करवा दिए। ठीक है, अब अगली क्लास करवाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।